चलो चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे किसी भी आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को स्टडी करना। देखिए, कभी भी आपको कोई आयनिक कंपाउंड दिया हो तो उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को देखा जाता है फजान्स रूल के द्वारा। दैट मीन्स आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फजान्स रूल। फजान्स का रूल क्या होता है, आइए बात करते हैं। इससे पहले कि मैं रूल क्या होता है, आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं कि इन क्वेश्चन में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा। चलिए, ये आपका क्वेश्चन मैं लिखता हूं, ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोला जाता है arrange the decreasing order, arrange the decreasing order, arrange the decreasing order of covalent character, of covalent character, covalent character of the following, of the following। निम्नलिखित के कोवेलेंट कैरेक्टर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहला है आपका NaCl, KCl, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड। ये रहा एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो है आपका NaCl और मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, PCl5। ये लीजिए, ये दो क्वेश्चन मैंने आपको लिख के दे दिया। इन दोनों क्वेश्चन को कोवेलेंट कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आइए देखते हैं किस तरीके से अरेंज किया जाएगा। इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कुछ कॉन्सेप्ट है आपका फजान्स रूल। फजान्स रूल, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने ये रूल दिया था। फजान्स रूल होता क्या है? फजान्स रूल, इसके बारे में बात करते हैं। इट डील्स, ये कहा जाता है कि इट डील्स with covalent character, it deals with covalent character, it deals with covalent character of ionic bond, it deals with covalent character in ionic bond होगा, covalent character in आयनिक बॉन्ड या कंपाउंड। किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड पाया जाएगा और उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर की स्टडी जो की जाती है वो फजान्स रूल के द्वारा की जाती है। क्या कहेंगे, समझिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। मैं समझा रहा हूं आपको कि यहाँ पर होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई दो एटम है, ये कोई दो एटम है। इसमें से एक एटम, ये वाले एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये बनाएगा केटायन। ये एटम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और फॉर्मेशन करता है केटायन का। ठीक उसी प्रकार से ये जो एटम है, ये एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये बनाएगा एनायन। ये हुआ एनायन और ये हुआ केटायन। ये केटायन और ये हुआ आपका एनायन। जब भी कभी ये केटायन और एनायन एक दूसरे के पास में आएंगे, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, एक दूसरे के करीब आते हैं। एक्चुअली यहाँ पर कोलाइजन होता है। एक्चुअल में यहाँ पर ये केटायन और ये एनायन दोनों के बीच में
कोलाइजन टेक्स प्लेस होता है। क्या कहेंगे यहाँ पर? एक्चुअली कोलाइजन टेक्स प्लेस, कोलाइजन टेक्स प्लेस इन बिटवीन केटायन एंड एनायन। ये लीजिए, केटायन और एनायन के बीच में कोलाइजन होता है। कोलाइजन जैसे ही होगा, देखते हैं क्या होगा। ये केटायन हो गया आपका, और जैसे ही कोलाइजन होगा तो एनायन कुछ इस प्रकार से केटायन के ऊपर आता है कि ये जो एनायन है वो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस केटायन को ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक प्रोसीजर हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है। वो प्रोसेस क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टिंग प्रोसेस, शिफ्टिंग प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्टिंग प्रोसेस। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग की प्रोसेस होती है, और ये कहा जाता है ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है, ये जितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, या ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का शिफ्टिंग प्रोसेस एनायन से केटायन की ओर जितना ज़्यादा होगा, उस आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। क्या कहेंगे? कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड उतनी ही ज़्यादा होगी। ये लीजिए, और इसका एक और कॉन्सेप्ट नीचे ये है कि ये जो प्रोसेस होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रोसेस है आपका इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग के प्रोसेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पोलराइजिंग पावर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन। साथ ही साथ ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का प्रोसेस है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन के। ये लीजिए, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, ये इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये लो, क्लियर? बात करते हैं आगे। ये क्या हो गया? ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, दोनों के। ये लीजिए, ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट। अब देखना है कि पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन और पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन, इसको कैसे देखा जाता है। तो ये कहा जाता है कि आपका पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केटायन और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ केटायन के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियाई ऑफ केटायन, रेडियाई ऑफ केटायन के। ये लीजिए, साथ ही साथ पोलराइजिंग पावर ऑफ एनायन देखते हैं। पोलराइजिंग
पावर ऑफ एन आयन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके चार्ज ऑन एन आयन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियाई ऑफ एन आयन। ये लीजिए, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं, ये आपको याद होने चाहिए, पता होना चाहिए। ये लीजिए, ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएंगे। मैंने क्या कहा, दोबारा समझाता हूं। देखो, जो केट आयन और एन आयन होता है, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा, एक दूसरे के पास आएंगे, इनमें कोलाइजन होता है। कोलाइजन जैसे ही होगा, एन आयन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की शिफ्टिंग केट आयन की ओर होगी, और ये शिफ्टिंग का प्रोसेस जितना ज्यादा होगा, उस आयनिक कंपाउंड या उस आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का प्रोसेस होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ केट आयन के पोलराइजिंग पावर ऑफ एन आयन के। पोलराइजिंग पावर ऑफ केट आयन की बात करूं तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ केट आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के ऑफ केट आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। रेडियाई ऑफ केट आयन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोलराइजिंग पावर ऑफ एन आयन की बात करूं तो ये चार्ज ऑफ एन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और रेडियाई ऑफ एन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस प्रकार से हम अब वो दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको और क्वेश्चन मिल जाएंगे। जैसे कि यहां पर बात करते हैं, अब यहां पर देखो, ये जो एन आयन है ये तो क्लोरीन ही है, सब में क्लोराइड एन आयन बना रहा है, लेकिन जो केट आयन है वो उसका साइज देखो, यहां पर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, साइजियम, ऊपर से नीचे जब भी किसी पीरियड में आते हैं ग्रुप के, जब भी हम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो होता क्या है, साइज ऑफ रेडियाई का साइज बढ़ते जाता है। और केट आयन के सेंस में ये बोले कि जिस भी केट आयन का रेडियाई जितना ज्यादा होगा उसका पोलराइजिंग पावर उतना ही कम होगा, और जिसका पोलराइजिंग पावर जितना कम उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का प्रोसेस उतना ही कम, और इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का प्रोसेस जितना कम कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही कम। दैट मीन सीधा सीधा बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि रेडियाई ऑफ केट आयन जिसका जितना ज्यादा उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही कम। तो सबसे कम जो होगा वो होगा सीजियम के अंदर और सबसे ज्यादा सोडियम के अंदर। ये हो जाएगा आपका कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर भी एन आयन जो है सेम है, और जो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन और फास्फोरस की बात करें तो अब देख सकते हैं हम यहां से ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां पर सोडियम +1, ये +2, एल्यूमिनियम +3, कार्बन +4, फास्फोरस +5। ये लीजिए, इस प्रकार से ऑक्सीडेशन स्टेट है, और जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा, जिस भी केट आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा उसके अंदर पोलराइजिंग पावर उतना ज्यादा, और जिसमें पोलराइजिंग पावर ऑफ केट आयन जितना ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का प्रोसेस उतना ही ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग का प्रोसेस जिसमें जितना ज्यादा उसके अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा। तो यहां पर बात कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा आपका पांचवा का, फिर चौथा का, फिर तीसरा का, फिर दूसरा का, फिर पहले का। ये हो जाएगा जी आपका कोवैलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर। चलिए, यही फजांस रूल। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं, और वो क्वेश्चन क्या है यहां पर मैं नोट कर देता हूं। ये लीजिए, ये वो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया है। आपको फजांस रूल जो मैंने पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट लगाने हैं और इस क्वेश्चन को बनाकर देखना है आपका ये ऑर्डर आता है कि नहीं आता है। अगर किसी भी प्रकार का कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए और हमसे पूछिए, हम आपके डाउट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। गुड डे एंड गुड बाय।